नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों से संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज का 7वां क्लास है। और इस क्लास में हम आप लोगों के लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का सीरीज, जिस पे हम अच्छे से चर्चा करते हैं जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन या जिन्हें पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय कौन सी है? संसद है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है या कार्यपालिका है? तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है कि भारत में विधि निर्माण की जो सबसे बड़ी संस्था है वह है संसद है। अब यहाँ पे संसद का मतलब होता है क्या है? तो संसद में जो होते हैं वो होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को मिलाकर आपका क्या बनता है? संसद बनता है। और यही लोग, इन्हीं को हम लोग क्या कह लेते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका कहते हैं। और विधायिका के द्वारा जो आपके कानून बनाए जाते हैं उनको आम जनों तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं उसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका में भी कौन कौन लोग आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनको ही हम लोग कार्यपालिका भी कह लेते हैं, इन्हीं को हम लोग विधायिका भी कह लेते हैं और इन्हीं को हम लोग संसद के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग कार्यों के कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जब ये विधि बनाने का कार्य करते हैं तो इन्हें विधायिका कहते हैं, और जब उस कानून को या फॉलो अप करवाते हैं तो इन्हें हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग की। तो पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग, और इसका नाम 1 जनवरी 2015 को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो गठन की गई थी, इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में। और इसकी साल 2012 तक, क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता था योजना आयोग को कार्यान्वित करता था, तो साल 2012 तक इसकी कुल 57 बैठक हुई थी। और 57वीं बैठक, जैसा कि मैंने बताया कि साल 2012, तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की कुल कितनी बैठकें हुई, तो 57 बैठक हुई। 57वीं कब हुई? साल 2012 में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो साल 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं संसद। तो जब भारतीय संविधान का भाग 5 आप पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें कुल आपके 100 अनुच्छेद है, 52 से लेकर 151 तक कुल आपके 100 अनुच्छेद हैं। तो इसका आर्टिकल जो है 79, आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है। और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा। अनुच्छेद 80 में जो है आपका राज्यसभा है, और अनुच्छेद 81 में आपका लोकसभा है। अब यहाँ पे आगे की अगर बात करें तो केशवानंद भारती विवाद को आप जानते होंगे। तो केशवानंद भारती वाद ने क्या कहा था कि यहाँ पे कहा गया था कि संविधान जो है, संसद जो होता है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। अब ये मूलभूत ढांचा कौन होता है? तो इसका निर्णय कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। वो बताएगा संविधान का अध्ययन करके। तो इसमें केशवानंद भारतीवाद जो आया था, तो उसमें कहा गया था कि संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को कभी भी समाप्त नहीं कर सकती है। अब यहाँ पे होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन किसमें है? तो भाग 20 जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान का, तो भाग 20 में आर्टिकल 368 है, और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बातें की गई है। और इसका प्रावधान कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से, ठीक है, संविधान संशोधन को लिया गया है। तो यहाँ पे जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहता है, तो यह भी आपका सही है कि जो लोकसभा, जैसे कि वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा चल रही है, तो जब तक 17वीं लोकसभा प्रभावी रहेगी उसी समय तक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। अगला है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि यह अधिकार केवल और केवल अध्यक्ष को दिया गया है, न कि उपाध्यक्ष को। तो चौथा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा उपाध्यक्ष के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं है आपका डी वाला। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, इसको स्पीकर के नाम से जाना जाता है। तो यह अपना मत कब देता है? तो यह अपना मत तब देता है कि जब दोनों, मतलब 50-50 वाली स्थिति हो जाती है, तो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। आर्टिकल जब 93 की हम बातें करते हैं,
आर्टिकल 93। तो आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का प्रावधान है। और आपने पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो होता है वह अध्यक्ष को देता है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा प्रभावी है और 18वीं लोकसभा के चुनाव का प्रचार प्रसार आपका 5 चरण तक के आपके चुनाव हो चुके हैं। तो 17वीं लोकसभा के जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला हैं। इसको भी याद रखिएगा, ओम बिरला। अब यहाँ पे होता है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन किन किन विधेयकों पर बुलाया जा सकता है? तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस कंडीशन में, ठीक है, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और किन किन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है? तो धन विधेयक हो गया और संविधान संशोधन विधेयक हो गया। संविधान संशोधन विधेयक पर हम संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये रहे फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका में धन विधेयकों को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के या अध्यक्ष के? तो यहाँ पे राज्य विधायिका की अगर बात किया जाए तो राज्य विधायिका में धन विधेयक जो होता है केवल राज्यपाल के पूर्व अनुमति से राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वह प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे दोनों फैक्टों की बात करें। सबसे पहले राज्य की अगर बात किया है तो राज्य का जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, वह निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, ठीक है। और वह निर्णय लेने के बाद किसकी पहले अनुमति लेगा? तो राज्यपाल की अनुमति लेगा। और उसके बाद अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के पास जाएगा, नहीं है तो यहीं से क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। यहीं पे अगर केंद्र सरकार की अगर बात किया जाए तो केंद्र सरकार में जो होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है यह निर्णय लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। यह निर्णय लेने के बाद वह सबसे पहले किससे पूर्व अनुमति ले लेता है? तो राष्ट्रपति से अपनी पूर्व अनुमति ले लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने के बाद लोकसभा से पारित हो जाता है और केवल 14 दिनों तक राज्यसभा के पास रहता है। और अगर राज्यसभा इन 14 दिनों में अपनी अनुमति दे दे तो भी ठीक है, नहीं देती है तो उसके अनुमति के बिना ही यह क्या होता है? धन विधेयक पास हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में केंद्र सरकार की अगर बात करेगा तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राज्यसभा सरकार की बात करेगा तो राज्यपाल के पूर्व अनुमति पर क्या किया जाता है कि धन विधेयक पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और यहाँ पर केंद्र सरकार में लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर नेता का उल्लेख किसमें है? तो जब आप भारतीय संविधान का 7वां शेड्यूल जब भारतीय संविधान का आप शेड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, तो शेड्यूलों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। मूल संविधान में कुल शेड्यूलों की संख्या कितनी थी? 8 थी। उसके बाद जो 9वां शेड्यूल जोड़ा गया, ठीक है, 9वां शेड्यूल फर्स्ट संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ा गया और इसमें जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बातें की गई। उसके बाद जो 10वां आपका शेड्यूल जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया और इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया। दल बदल जल संबंधी प्रावधान की बातें की गई। उसके बाद 11वां जो शेड्यूल है 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसमें 92-93 दोनों आता है तो 73वां, और इसमें पंचायती राज की बातें की गई। और 12वां जो शेड्यूल है इसको 74वां संविधान संशोधन 1992-93 यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर नगर पालिका का उल्लेख है। यहाँ पे पंचायती राज और नगर पालिका यहाँ पर इसका उल्लेख है। तो पूछा गया है कि दल बदल का प्रावधान किसमें है? तो दल बदल का प्रावधान जो किया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में किया गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब यहाँ पे 9वीं अनुसूची बता दिया, 8वीं, 5वीं अनुसूची, और तो यहाँ पे देखते हैं शेड्यूल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची में क्या था कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम। तो वर्तमान समय भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जैसे विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है वह संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ हैं, इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं आते हैं। चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित व्याख्याएं की गई हैं। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
8वीं अनुसूची जो है वह भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान जो था उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई है, 22 हो गई है। 9वीं अनुसूची, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और इसे पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसमें पंचायती राज की व्याख्या की गई है। और 12वीं अनुसूची में जो है इसको 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है, 2 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 30 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। तो जैसा कि मैंने पिछले इक्वेशन बताया कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और इस पे पूर्व अनुमति किसकी ले लेता है, तो राष्ट्रपति की इस पे पूर्व अनुमति ले लेता है। और उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। अगर वो अपनी अनुमति देता है तो भी ठीक है, नहीं अनुमति देगा तो 14 दिनों के बाद वह स्वतः क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि धन विधेयक के प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है, तो धन विधेयक के प्रक्रिया का उल्लेख किया गया आर्टिकल 109 में। और धन विधेयक का परिभाषा किसमें दिया गया है, तो धन विधेयक का जो परिभाषा दिया गया है वह आर्टिकल 110 में है। अगर आपसे प्रक्रिया के उल्लेख की बात करें तो 109 में, 110 में उसकी क्या है, परिभाषा है। और जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। अब यहाँ पे होता है कि धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग भी हो सकती है। अगर कोई भी धन विधेयक है, अगर वह पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश कब किया गया था, साल 1971 में या साल 1967 में या साल 1968 में या साल 1972 में। तो संसद में जो पहला लोकपाल बिल पेश किया गया था वह साल 1968 में पेश किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पर कि पहली बार जब 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग के बाद जो है हनुमतैया अध्यक्ष के हनुमतैया जो थे उनकी अध्यक्षता में लोकपाल के गठन की अनुशंसा की गई थी। मोरारजी देसाई के कारण ही, ठीक है, मोरारजी देसाई के कारण, ठीक है, लोकपाल की अनुशंसा की गई थी। और इसमें सबसे अधिक श्रेय किसका जाता है, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, उनका बहुत अधिक श्रेय जाता है कि उन्होंने लोकपाल के लिए काफी कठिन प्रयास किए। और मोरारजी देसाई, इन दोनों लोगों का योगदान जाता है। अब यहाँ पे होता है कि भारत में सबसे पहले लोकपाल का गठन किस राज्य में किया गया था, तो साल 1971 में सबसे पहले लोकपाल का गठन जो किया गया था वह महाराष्ट्र राज्य में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो भारत के यहाँ पे राज्यों में अनुशंसा की गई थी, ठीक है। पहले राज्य कौन था, तो महाराष्ट्र था। वर्तमान समय में अब केंद्र सरकार में भी लोकपाल हो गए हैं। तो केंद्र सरकार के जो पहले लोकपाल के अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो पहले लोकपाल अध्यक्ष जो थे वह थे आपके पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल थे। दूसरे जो लोकपाल थे उनका नाम था आपका प्रदीप कुमार मोहंती और इनका कार्यकाल जो है वह 26 फरवरी 2024 को पूरा हो गया था। 26 फरवरी 2024 को पूरा हो गया। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत के लोकपाल कौन है, तो यह तीसरे क्रम के लोकपाल हैं और इनका नाम है अजय मणिकरण खानविलकर। ये वर्तमान समय में, ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ है, 27 फरवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो हालांकि पूछा गया है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था, तो साल 1968 में। और किसका योगदान था, तो मोरारजी देसाई का। भारत में राज्यों में लोकपाल को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो जीवी मावलंकर को जाता है। पहला लोकपाल बिल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। दूसरे हैं आपके प्रदीप कुमार मोहंती और वर्तमान समय में तीसरे क्रम के हैं अजय मणिकरण खानविलकर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो जब आप भारतीय संविधान का, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको भारत में केंद्र सरकार के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो भारतीय संविधान का भाग 5 जिसका नाम है संघ, और इसमें कुल आपके 100 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। और इसमें जो पहला अध्याय है उसमें राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52 से लेकर 62 तक। और उसके बाद दूसरा अध्याय आता है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का, और इनका अध्याय आता है आपका 63 से लेकर
73 तक, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति है। उसके बाद आपका तीसरा अध्याय आता है आपका मंत्रिपरिषद के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री का जिक्र है। तो 74 75 आप पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो यहाँ पर अब उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, तो उपराष्ट्रपति का जिक्र किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 62 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आर्टिकल 62 में ये चीजें कहा गया है कि आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त से संबंधित है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उसके बाद क्या स्थितियां होंगी। तो राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान किसमें? आर्टिकल 62 में है। यहाँ पे कहा गया है इसी आर्टिकल 62 में कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है, ठीक है, वो क्या होंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। अगर सीजेआई भी नहीं है तो आपने पता है कि वर्तमान समय में 33+1, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, तो इनमें से जो वरिष्ठतम रहेगा वह बनता हुआ जाएगा। तो इसकी व्याख्या किया गया है आर्टिकल 62 में। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है, पदेन सभापति होगा। और यहां पर आर्टिकल 65 में यही चीजें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इसकी व्याख्या आर्टिकल 65 में किया गया है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि अगर आर्टिकल 62 में कहा गया राष्ट्रपति के पद के रिक्त का, तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो किसी भी कंडीशन में 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य किया गया है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान का जब आप शेड्यूल पढ़ेंगे तो जैसा मैंने बताया शेड्यूलों की संख्या कुल 12 है। तो इसमें जब आप 7वां शेड्यूल पढ़ेंगे तो इसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अब यहाँ पे ये जिक्र कर लेते हैं कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। अब यहाँ पे था कि वर्तमान समय में संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? 98 है। और इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है? केंद्र सरकार को है। वर्तमान समय में राज्य सूची की अगर बात किया जाए तो राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या 59 है और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। लेकिन यहाँ पे विशेष परिस्थिति है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पे अगर किसी प्रकार का कोई चेंज करना चाहती है तो उससे संबंधित विधेयक पर राज्यसभा से अपना अगर बिल पास करवा लेती है तो वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। और जैसा कि मैंने बताया तीसरा जो विषय है यह समवर्ती सूची है और इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और वर्तमान समय में समवर्ती सूची में अगर बात किया जाए तो समवर्ती सूची में कुछ सब्जेक्टों की संख्या कितनी है? तो 52 है। समवर्ती सूची में 52 कुल आपके सब्जेक्ट हैं और इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को होता है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा वही मानी जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रक्षा है, रेलवे है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी के सभी जो है संघ सूची के विषय हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन जो है यह राज्य सूची के विषय में आता है। तो सही आंसर होता है आपका सी कि राज्य सूची जो है वह स्थानीय स्वशासन जो है वह संघ सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जैसे मैंने बताया कि 63 है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट के पद का जिक्र किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो इसकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए, ठीक है, वह कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। दूसरा ये कहा गया है कि वह सिटीजन होना चाहिए। कहाँ का? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तीसरा है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, हो नहीं केवल योग्यता रखता हो। और चौथा ये कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत वह लाभ के पद पर नहीं होगा। तो ये सारी इसके क्या है? अर्हताएं हैं। अगर ये सारी अर्हताएं पूरा करता है तो वह उपराष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। अब यहाँ पे ये चीजें कहा गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हो, ये भी सही है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आ रहे हो, तो मैं यह गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखे होना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर राष्ट्रपति की अगर बात कर लेगा तो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि वह लोकसभा
ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और उपराष्ट्रपति जी के बारे में कहा गया कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा जो करा है कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, तो यह भी सही है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही है आपका सी सही नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखना चाहिए, न कि लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो मंत्रिपरिषद का अगर आप बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी जो करेगा वह प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि नियुक्त करेगा। अब किसको नियुक्त करेगा, तो जैसा कि आपने पता है कि वर्तमान समय में 545 सीटें हैं, तो जो व्यक्ति 545 जो भी दल, ठीक है, 545 प्लस हाफ प्लस 1 जिनके पास सीटें होती हैं, जिनके पास बहुमत होता है, उसी को क्या करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो 273 सीटें लगभग आती है, तो जिस व्यक्ति के पास 273 सांसद हैं वही व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब यहाँ पे अगर बातें की जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है, और आर्टिकल 78 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सभी जानकारियां राष्ट्रपति को दे। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और यहाँ पे एक फैक्ट है आपका कि इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 51वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना परसेंटेज होना चाहिए, 15%, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी, तो कुल आपके लोकसभा के सदस्यों का यानी कि 545 का अगर आप 15% निकालते हैं तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम रहेगा चलेगा। और इसको कब जोड़ा गया, तो 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका सी। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कैसी शक्ति देता है, आपातकाल की घोषणा के लिए, या मृत्युदंड के लिए, या संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने के लिए, या संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने के लिए। तो यहां पर जो होता है कि जब आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में तो आर्टिकल 1, 2, 3 जो है वह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, तो जब संसद के सदन दोनों में से कोई भी, लोकसभा और राज्यसभा, अगर सपोज दैट कि लोकसभा सदन में है राज्यसभा नहीं है तो भी अध्यादेश जारी करेगा, या तो राज्यसभा है लोकसभा नहीं है तो भी जारी करेगा। तो जब दोनों सदन मतलब कि क्या होते हैं, सत्र में नहीं होते हैं, इस कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करता है। और यह अध्यादेश अधिकतम कितने समय में तक रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है, क्योंकि आपने पता है कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो यह होता है कि 6 महीने के अंदर ये दोनों की दोनों सत्रें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम बातें करते हैं कि आपातकाल की घोषणा, तो आप जब भारतीय संविधान का भाग 18 पढ़ेंगे तो इसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक अनुच्छेद हैं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बातें की गई हैं। मृत्युदंड की अगर बात किया जाए तो आर्टिकल जब आप 72 पढ़ते हैं, आर्टिकल 72 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति मृत्युदंड या क्षमादान कर सकता है। और अब यहाँ पे अगर बात किया जाए कि संसद द्वारा किसी बिल के पास किए जाने की सहमति देने के लिए, तो जब आपको पता है कि जब संसद द्वारा कोई बिल पास नहीं होता तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और अगर राष्ट्रपति के अन्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है और यहाँ पर गवर्नर है। तो अगर प्रेसिडेंट की बातें की जाए तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की जिक्र किया गया है, और उसी प्रकार से राज्यों में एक राज्यपाल होता है। तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल का जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे होता है कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत क्या करता है कि अध्यादेश जारी करता है। अब साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पर कि क्षमादान की, तो अनुच्छेद जो है 72 आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि
क्षमादान करता है। और उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल क्या करता है, तो अनुच्छेद 161 का प्रयोग करके राज्यों में क्षमादान करता है। तो ये सारी व्याख्याएं आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रही। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है कि राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो सही आंसर होता है डी। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है, प्राक्कलन समिति का, लोक लेखा समिति का, सार्वजनिक उपक्रम समिति का या प्रत्यायोजित विधान समिति का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्राक्कलन समिति का। तो प्राक्कलन समिति में जो होते हैं इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसके सारे के सारे सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं। और इसका अध्यक्ष भी जो होता है वह लोकसभा से ही इसका अध्यक्ष भी होता है। लोक लेखा समिति की अगर बात किया जाए तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या होती है 22 और इनमें से जो 7 सदस्य होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं और इसके 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष दल का कोई नेता, विपक्षी पार्टी का कोई व्यक्ति होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की अगर बात किया जाए तो इसमें भी कुल आपके 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। और इनके अध्यक्ष कौन होगा, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का जो होता है अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह इसका निर्णय लेता है। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये जो तीनों समितियां यह संसद की अस्थायी 3 वित्तीय समितियां हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है ए कि प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह हमेशा क्या होता है कि सत्ताधारी दल के सदस्य से ही होता है। अब यहाँ पे प्रत्यायोजित विधान समिति क्या है, तो प्रत्यायोजित विधान समिति होता है कि किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए क्या किया जाता है कि एक प्रत्यायोजित विधान समिति बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधान परिषद के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, भी सही है। तीसरा कह रहा है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 है, तो यह गलत है क्योंकि न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी, तो विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि अगर पूछा है कि वर्तमान समय भारत के कुल कितने राज्यों के पास विधान परिषद है, तो 6 राज्य हैं। उनमें से जैसे कि आपके कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इन 6 के पास क्या है, विधान परिषद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो जब आप भारतीय संविधान का आप अनुसूची 6वां पढ़ेंगे तो उसमें स्वायत्त शासी जिला परिषदों के स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। और बाकी मैंने शेड्यूल के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मतलब कि कुल 12 शेड्यूल हैं और शुरुआती दौर में 8 शेड्यूल थे। 9वां को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, 10वां को 52वां कॉन्स्टिट्यूशन, 11वां को 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 12वां को 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। पहला कह रहा है कि वह अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी सदस्य होता है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो यह गलत है क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कोई ठीक है हाई कोर्ट का, ठीक है कोई हाई कोर्ट का रिटायर न्यायाधीश जो होता है, जज जो होता है, वह राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात किया है तो इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, एक आपका अध्यक्ष होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे केंद्र सरकार के मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो 12 अक्टूबर साल 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो 1+5 यानी कि कुल 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 इसके अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये था आपका 7वां वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।